The Prime Minister is one Indian person. He is not India. No matter how delusional he might be, no matter how arrogant he might be, he is not this country. The BJP and the RSS have forgotten that there are 1.4 billion people in this country, and in no way is a criticism or an attack on the Prime Minister, on the BJP or the RSS an attack on India. They are two different things, and there is no condition under which I will stop saying this. In the least, I'm not scared of them. They can terrorize most people, they cannot do it to me. It does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. I stand for the truth. That is the way I am. And the truth is, the RSS, the BJP and the Prime Minister of India are attacking the idea and the institutions of India. नमस्कार, सात रंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी अभी आपने राहुल गांधी को सुना। जिस तरह से उनके घर पुलिस भेजी गई, उन्हें 2 साल की सज़ा दी गई, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं और अंततः उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द करवा दी गई। ये जो तमाम स्थितियाँ बनी हैं और कांग्रेस और ख़ास तौर से राहुल गांधी को लेकर के जो रवैया है, उसे लेकर कांग्रेस बेहद आक्रामक है और राहुल गांधी आने वाले वक्त में किस तरह से एक और बड़े नेता के रूप में इमर्ज कर सकते हैं और ये जो सारी स्थितियां हैं किस तरह से उनके फ़ायदे में जा सकती हैं, इस बारे में थोड़ी और विस्तार से बातचीत हम करते हैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी से। लखेड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज जो अभी जो मौजूदा स्थिति है राहुल गांधी को लेकर के और जिस तरह से सियासत तेज हुई है और ये कहा जा रहा है कि क्या मोदी की जो सरकार है वो राहुल गांधी से डरी हुई है जो उनके खिलाफ इस तरह के एक्शन ले रही है। पहले उनके घर पे पुलिस भी भेजी गई, बाद में ये अदालत का ये फैसला आया और फिर ये संसद की सदस्यता रद्द की गई। इसे आप किस नजर से देखते हैं, क्या लगता है इसको? देखिए, पहली बात तो ये है कि मोदी और उनकी जो टीम है उन्होंने उनका एक यूएसपी है, एक मतलब तकिया कलाम जिसको कह सकते हैं, वो ये है कि देश के जो बुनियादी सवाल है एक उनसे, दूसरा सरकार की जो कार्यशैली है, कार्य करने का तरीका है और कार्य प्रणाली है, और सरकार की कार्यप्रणाली कार्यशैली को देखते देखते लोगों को 9 साल हो गए। तो 9 साल में कई सफलताएं होती हैं और कई विफलताएं होती हैं। एंड मोदी के राज में या इस सरकार के राज में पिछले 9 साल में सफलता नाम की कोई चीज़ नहीं है। तमाम इनकी नीतियां फेल हो गई हैं। क्रोनिक कैपिटलिज्म, मतलब चंद बड़े पूंजीपति, इन्होंने एक तकिया कलाम ये भी है इनका कि 15-20 पूंजीपतियों को साथ लेने की जरूरत नहीं है, 1-2 बड़े पूंजीपतियों को के नौकर बन जाइए या उनको अपनी जेब में रख लीजिए या उनकी जेब में बैठ जाइए, और उसके अलावा बाकी किसी को बाकी घास फूस रहे देश में, बाकी 80 करोड़ लोग हैं उनको 5 किलो का राशन दीजिए, और चुनाव के पहले वहां बताइए अपने एजेंट भेज के, जो आपके एजेंट हैं मोटरसाइकिलों पे फुल टाइम जो आपके लोग घूमते हैं, उनको बता दीजिए कि लोगों को डराइए गांव में जाकर के, अगर तुमने ये बीजेपी को वोट नहीं दिया तो ये जो 5 किलो राशन है ना वो भी बंद हो जाएगा। तो डरे सहमे लोग। दूसरा ये है कि एक जिसको कहते हैं कि सूचनाओं का तंत्र, जिसमें आप और हम लोग हैं, सूचनाओं का तंत्र मतलब जो गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस से जुड़ी हुई सूचनाएं लोगों तक साझा नहीं होनी चाहिए। तीसरा यह है कि सरकार के जो सरकार चलाने के जो तमाम मानदंड हैं, जैसे पार्लियामेंट है, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है और जुडिशरी है, ये तमाम जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण, जो अहम, जो जिसको कहते हैं कि स्तंभ हैं हमारी व्यवस्था के, उनके बीच में इंटरेक्शन को ख़त्म कर दो, उनके बीच में संवाद को ख़त्म कर दो, और उसके बाद हम उसके संवाद जब खत्म हो जाएगा तो हर आदमी, जुडिशरी कंफ्यूज रहेगी, पत्रकार कंफ्यूज रहेंगे, अखबार में कुछ छपेगा नहीं, टीवी पे वही आएगा या डिजिटल वही आएगा जो आप फैलाएंगे,
जो आप सीवर लाइन से कूड़ा कचरा आप फैलाएंगे वही सब आएगा टीवी में। और जो आप टीवी का तो हाल आप देख ही रहे हैं। सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये एक ऐसी समाज की, ऐसी सोसाइटी की परिकल्पना कर रहे हैं जिस सोसाइटी में ना तो विरोध की क्षमता रह जाएगी, ना विरोध की कुव्वत रह जाएगी, ना विरोध का साहस रह जाएगा। वो यही कारण है कि तमाम तरह की जितनी महंगाई हो सकती थी, तमाम सारी महंगाई, हर चीज के पिछले 4 साल 6 साल में 2 गुने दाम बढ़ गए। दूध के दाम पिछले 9 साल में डबल हो गए, ब्रेड के दाम डबल हो गए, आटा, दाल, चावल, तेल, इनके दाम डबल हो गए। तो इनसे ध्यान भटाने का क्या रास्ता है कि आप सत्ता पर, जो आपके पास सत्ता आपके हाथ में है, उस सत्ता को इतना मजबूत कर लें, उसकी पकड़ इतनी मजबूत कर लें कि आपके विपक्ष में जो खड़ा हो उसकी आर्थिक हालत उसको बिल्कुल इतनी माली आर्थिक हालत कर दीजिए कि आपके आगे खड़े होने का, चुनाव में खड़े होने का, या चुनाव में खर्च वहन करने का, या अपने कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने की भी उसकी हालत ना रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक इलेक्शन होगा, इलेक्शन का एक आडंबर होगा, आडंबर में लोग वोट डालेंगे, वोट पड़ेंगे, काउंटिंग होगी, टीवी डिबेट भी होगी, प्री पोल सर्वे भी होंगे, लेकिन क्या होगा, जो चाहेंगे, जो वही चाहेंगे, जो जीतेंगे वो चाहेंगे। तो इस तरह की समाज, इस तरह का देश पिछले 9 साल में बनाने में वो काफ़ी कुछ सफल हो गए हैं। और अब 2024 की तैयारी के सिलसिले में उनको ये पता लग गया है कि समाज में निचले लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर एक टर्निंग हो गई है। लोग जो इनके सपोर्टर्स भी हैं, वो सपोर्टर्स भी अब कन्विंस हो गए कि भैया ये इनकी हालत बहुत ख़राब है। और दूसरी बात है कि 50% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको ये एमपी हैं, पार्लियामेंट का टिकट नहीं देने वाले हैं लोकसभा के। तो इनको भीतर से ये खोखलापन नज़र आ गया है, बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। तो ऐसी दशा में ऐसा लगता है कि जो व्यवस्था के जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, एक डरा हुआ समाज, एक डरी हुई जुडिशरी, एक डरा हुआ पत्रकार, डरी हुई ब्यूरोक्रेसी, एक डरी हुई संसद और डरा हुआ विपक्ष, उसकी परिकल्पना के भीतर ये लोग काम कर रहे हैं। और जो सवाल पूछे, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, वो उसको जेल में डालने का कोई ना कोई आप प्रबंध कीजिए। लेकिन आज जो मौजूदा स्थिति है, क्या उसमें ये लगता है कि राहुल गांधी एक इतनी बड़ी ताकत है जो मोदी को चुनौती दे सकते हैं अकेले? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो देश में, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी में और देश में उन तमाम ताकतों में, उन तमाम संगठनों में का हौसला बढ़ा दिया। और उन्होंने ये बता दिया देश को और दुनिया को कि देखो, अगर आप में साहस है, लड़ने का साहस है, सत्ता से टकराने का साहस है, तो कोई भी सत्ता, कोई भी तानाशाही सरकार, कोई निरंकुश सरकार, वो झूठ बोलने वाली सरकार, वो जनता से छलावा करने वाली सरकार, वो जनता के वोट से सत्ता हत्या करके और एक ऐसा फार्स, झूठा नैरेटिव क्रिएट करके सत्ता पर वर्षों-वर्षों तक काबिज़ करने वाली सरकार के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। और मुझे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला कि पूरी पूरी लड़ाई को एक सुनियोजित तरीके से, एक स्क्रिप्टेड तरीके से, इस ढंग से महिमा मंडित किया जा रहा है कि ताकि 2024 का जो चुनाव है उसमें विपक्ष की कोई वैल्यू नहीं है। जो लड़ाई है वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। और राहुल गांधी के बारे में जो मोदी का प्रचार तंत्र है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो जहरीला प्रचार तंत्र है और इनकी जो आईटी सेल है, उनकी जो जहरीली ब्रिगेड है, वो पिछले 8 साल में, 7 साल में उन्होंने राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया, उन्होंने निवेश कर लिया है, तो उनको लगता है कि यही, इसी पर सबसे बड़ा हमारा स्टेक लगा हुआ है, तो यहाँ पूरी ताकत झोंक दो। और क्योंकि राहुल गांधी संसद के भीतर बहुत मुखरता से बात कर रहे थे, और अभी वो 2 बार 3 बार तो उन्होंने चिट्ठी लिखी लोकसभा स्पीकर को, पर्सनली लोकसभा स्पीकर के पास गए हो
कहा कि देखिए मेरे पास मंत्रियों ने आरोप लगाए हैं, 4-4 मंत्रियों ने आरोप लगाए हैं, मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। तो ये स्पीकर को क्या मौका नहीं, अगर स्पीकर का जो पद है, वो अगर पंथ निरपेक्ष है, वो किसी पार्टी निरपेक्ष है, तो क्या स्पीकर का ये नैतिक दायित्व तो नहीं था कि स्पीकर उनको मौका देते, स्पीकर स्विच ऑफ करते हैं, संसद के भीतर जो माइक बंद कराते हैं, ये क्या माइक बंद, अगर 2 दिन पहले 20 मिनट तक संसद में माइक बंद रहे, तो क्या स्पीकर की मर्जी के बिना माइक बंद रहे या स्पीकर के आदेश के बिना आदेश से माइक बंद रहे? अगर स्पीकर के आदेश से माइक बंद नहीं थे, तो उन तमाम लोगों को जो उस पूरी जो ऑडियो सिस्टम जो पार्लियामेंट का है, उनको तो बर्खास्त हो जाना चाहिए था अब तक। वो तो नौकरी पे रहना नहीं चाहिए था, अगर स्पीकर की मर्जी के खिलाफ अगर माइक बंद थे हाउस के, और देश की जनता 20 मिनट तक एक मूक संसद को देखती रही, और राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के जो मुद्दे उठाए, इनको देखिए, उनको जो मिर्च लगी है, इनको लगी कि भारत में जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, मोदी सरकार की नाकामी के मुद्दे उठा रहे हैं, और विदेश में उनको जिस ढंग से पूरे कौतूहल के साथ में, पूरे जितने मनोयोग से वहाँ के मीडिया ने, वहाँ के इंटेलिजेंसिया ने, वहाँ के सांसद जिस तरह से उनको सुन रहे थे और जिस रिस्पेक्ट से उनको रिसीव कर रहे थे, उनका सत्कार कर रहे थे, उसको उनको लगा कि ये तो राहुल गांधी की जो इमेज है, वो लार्जर देन लाइफ हो गई है। ये इमेज जो उनका कद है, वो इतना बड़ा हो गया है कि मोदी तो उनके कद के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये एक सोची समझी चीजें थी। गुजरात का जहां तक सूरत का सवाल है, जो वहां फैसला हुआ, और जो जज, एक जज बदल के दूसरे जज को केस सौंपने की जो स्क्रिप्ट लिखी गई, वो अपने आप में बहुत घातक है। और अगर इस देश में अगर यही होगा, तो मुझे लग रहा है कि इस घटनाक्रम के बाद ये होगा कि हमारी जो न्यायपालिका है, जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, एक जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसी को फांसी की सजा दे दे, तो क्या वो फांसी की सजा रात को लटका दिया जाता है फांसी पर? ऐसे मुजरिम को भी अपना पक्ष रखने का, और अगर वो इतना गरीब है और इतना असहाय कि वो अपना केस नहीं लड़ सकता है, तो उसको ही वकील दिया जाता है। उसको भी मतलब यही कि राहुल गांधी को कोई मौका नहीं दिया गया, और हड़बड़ी में और जल्दीबाजी में जिस तरह से ये फैसले लिए गए, उसका असर पूरे देश की जो राजनीति इस समय है उस पर तो पड़ेगा ही ना। क्या लगता है? देखिए, न केवल देश की राजनीति में पड़ेगा, दुनिया पर भी पड़ेगा। दुनिया में जो आप डेमोक्रेसी का ढोल पीटते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी, और 75, आप कहते हैं इस देश में 2014 में, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि 2014 में इस देश में भारत का जन्म जो है 2014 में हुआ। इससे पहले बिहारी वाजपेयी की सरकार, मोरारजी की सरकार, देवेगौड़ा की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की 2-2 बार सरकार, और तमाम तरह की सरकारें रही इस देश में, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बावजूद इसके आपको ये लगता है कि जो अलग अलग राज्यों में विपक्षी एकता की कोशिशें हो रही हैं और कांग्रेस को उधर से भी साइड लाइन करने की कोशिश हो रही है, तो क्या आने वाले वक्त में ये कांग्रेस और बड़ी ताकत बनकर उभरेगी, ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है। आज की तारीख में किसी क्षेत्रीय पार्टी के पास इतनी ताकत नहीं है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी बिहार में अपना एमएलए बना सके, या यूपी में अपना एमएलए बना सके। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की 3 दिन पहले मीटिंग हुई कलकत्ता में, और कहा कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे बड़ा अव्यावहारिक कुछ हो नहीं सकता है। ममता बनर्जी की दुकान पश्चिम बंगाल तक है, अखिलेश यादव की दुकान पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी नहीं घुस पाएंगे वो। उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, जो भी चीजें हैं, मतलब वहां उनकी दुकान है। कोई भारत में ऐसा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसका अखिल भारतीय स्तर पर सोच हो। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ही एक अकेली पार्टी है अखिल भारतीय स्तर पर, जिसकी एक नीति है जो भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रही है, आर्थिक मुद्दे पर बेनकाब कर रही है, विदेश नीति के मुद्दे पर बेनकाब कर रही है, बॉर्डर के सीमा की सुरक्षा के सवाल पर बेनकाब कर रही है, आंतरिक सुरक्षा के सवाल पर बेनकाब कर रही है, भ्रष्टाचार और घोटालों के मुद्दों पर बेनकाब कर रही है। भी कांग्रेस पार्टी ने 100 सवाल पूछे,
मुझे नहीं लगता कि किसी विपक्षी पार्टी के पास मोदी से पूछने के लिए 10 सवाल भी होंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी ने 10 सवाल भी गिन करके पूछे हों, जैसे कांग्रेस पार्टी ने मादा दिखाया, 100 सवाल पिछले 15 दिन में। 1 महीने 100 सवाल पूछ लिए उन्होंने। हर दिन 3-3 4-4 सवाल पूछते हैं। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि जिस कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना करके या ढिंढोरा पीट के या ढकोसला करके या डुगडुगी बजा करके वो 2013 में उन्होंने पदार्पण किया और धीरे धीरे करके निर्वाचित सरकारों को बेदखल करके जो जनता के वोट से चुन करके सरकारें आई, वहाँ पैसे के बल पे अडानी अंबानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसों के बल करके वहाँ खरीद फरोख्त करके सरकारें गिरा करके वो जो है उन्होंने वो अपने अपने सरकारें स्थापित कर ली। तो वहाँ मुकाबला उनको ये लग रहा है कि देखिए, अगर कांग्रेस का रीइमर्जेंस हुआ तो हमारे लिए जो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। लोग कहेंगे भैया आप तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात आए थे, कांग्रेस तो भस्मासुर बन के तुमको निगलने वाली है। तो ये इस लेवल पर उतर गया। ये इतने बड़े कमजोर और डरे हुए लोग हैं, इतने डरे हुए लोग हैं ये, कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इतने डरे हुए लोग हैं। अगर ये इतने इतने डरे हुए लोग नहीं थे तो आप राहुल गांधी को क्यों नहीं आपने बोलने दिया? क्यों आप जेपीसी की डिमांड जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उस पर क्यों नहीं आप जेपीसी की मांग कर रहे डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि आप जब तक चीजों को छिपाएंगे, जनता से छिपाने की कोशिश करेंगे, देश से छिपाने की कोशिश करेंगे। इतनी बड़ी इकोनॉमी है हमारी, हमारे बैंकों का पैसा लुटेरे ले गए। नीरव मोदी और मोदी के साथ की जो चौकसी है, मेहुल चौकसी, जिस पर रेड कॉर्नर नोटिस था उसको नल एंड वाइट कर दिया गया। तो किसके इशारे पर कर गया? क्या इस सरकार के बिना सहयोग के सब खत्म हो गया? तो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उससे तो यही लगता है ना कि आने वाले वक्त में भाजपा खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है ऐसी ऐसी हरकतों से, और निश्चित रूप से आने वाले वक्त में स्थितियां बदलेंगी और शायद कांग्रेस के पक्ष में ये हवा बने जो भी ऐसा हो रहा है। ऐसा आपको लगता है ना? देखिए, मैं आपको ये निर्भर करता है स्थितियों पर। ये निर्भर करता है कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से बिहेव करती हैं, विपक्षी पार्टियां किस तरह से बिहेव करती हैं, और न्यायपालिका, ये लोअर कोर्ट का जो फैसला है जिसको एग्जीक्यूट करने में 10, 12, 15 घंटे के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये फांसी, जैसे किसी को फांसी देनी है और अगर आज फांसी नहीं देगी तो देश में बहुत बड़ा एक उत्पात मच जाएगा, कोई भूकंप आने वाला है। इस देश में न्यायपालिका अगर डट करके मुकाबला नहीं करेगी, इस तरह से संविधान के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और संसद में जिस तरह से इस तरह से एक जन विरोधी, एक जिसको कहते हैं कि आम जनता की भावना पूरे देश में आहत हुई है इससे, और इससे लग रहा है कि लोगों का लोकतंत्र पे भरोसा ही खत्म हो गया है। तो ये जो पूरी स्थिति है उसको देख के लगता है ना कि आने वाले वक्त में भाजपा ने खुद अपने जो फैसले हैं उससे कांग्रेस को और मजबूत करने की दिशा में वो काम कर रही है, और अगर ये बातें बाकी क्षेत्रीय दल समझ करके 24 के चुनाव में अगर इकट्ठे नहीं होते हैं तो ये खुद नुकसान अपना अपना करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? मैं ये मानता हूँ कि ये जो घटनाक्रम घटा है, ये देश में विपक्ष की राजनीति के लिए, देश में जो स्वतंत्र मीडिया है उसकी हित में, और देश में जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है उसके लिए इस फैसले से बहुत बड़ा मैसेज गया है, और उनको निडरता से काम करने का मौका दिया है। और अपोजिशन पार्टी भी, जो विपक्षी पार्टियां हैं, मुझे लगता है पिछले 9 साल से एक दूसरे को कमज़ोर कर रहे हैं, और उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी कम से कम सारे राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए कायम है कि विपक्ष बटा हुआ है, विपक्ष कमज़ोर है, और विपक्ष आपस में एक दूसरे को हराने के लिए लगा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो घटनाक्रम घटा है, इस घटनाक्रम के बाद विपक्ष एक छतरी के नीचे आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मील का पत्थर, ये जो घटनाक्रम है, ये मील का पत्थर साबित होगा। 2024 के चुनाव के पहले ये जो घटनाक्रम घटा है, इस घटनाक्रम ने इस देश में तमाम विपक्षी पार्टियों को, वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाहीपूर्ण नीति है उसके विरोध में खड़े हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत भारत की डेमोक्रेसी को जाता है इसके लिए। और मुझे लग रहा है कि इतिहास में कई बार बहुत अच्छे अच्छे घटनाक्रम घटते हैं। मुझे लग रहा है कि ये भी एक पड़ाव है, और इस अंधेरे के बाद एक उजाला होगा, और देश को एक नई तस्वीर और एक नई सुबह देखने को मिलेगी। आज नहीं तो कम से कम साल भर के बाद। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद लखेड़ा जी। जी, बहुत बहुत बहुत
नमस्कार।